अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम ओप का 2023 का जो पास पेपर है उसका लॉन्ग करने लगे हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है इसको मैं आपको बताता हूँ किस तरह होना। ये इसको चलो कह रहा कि एक हम अरे लेंगे। तो पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि ये आगे जो से जितनी भी वीडियोस जो अपलोड होंगी उसका आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और साथ में मैं वैसे किसी वीडियो के शुरू में कहा तो नहीं, लेकिन आपको भी मैं कह रहा हूँ कि कर लें, क्योंकि इसके अंदर आपका फ़ायदा है। और साथ में ये है कि आगे नेक्स्ट सेमेस्टर में भी जो सी वीडियो अपलोड होंगे तो आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो चलें आज का टॉपिक शुरू करते हैं। Write the implementation of class name algebra having two data member a and b। कह रहा है कि दो डाटा मेंबर यानी कि दो इंट a इंट b इस तरह करके दो हमने ना अंदर वैल्यूज एंटर करानी। अलजबरा इसलिए हम इंट लगा रहे हैं, तो अलजबरा क्योंकि वो मैथ वगैरह का है तो इंट लगा रहे हैं हम। तो प्राइवेट असेस, प्राइवेट के अंदर जो से हम जब वैल्यूज़ को एंटर प्राइवेट वाले को वैल्यू को हम जब असेस करना होता है, अंदर इंट वो वैल्यू एंटर करनी होती है, फिर उसको डिस्प्ले कराना होता है। तो उसके लिए हम करते हैं गेटर और सेटर मेथड। इसकी भी मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट ऐड कर दूंगा, अंदर वो देख लेना। अब डाटा मेंबर जो सी है इसकी क्लास की कंटेन जो सी है जीरो वैल्यू या फिर पॉजिटिव वैल्यू करेगी। तो ये वो कह रहा है जीरो वैल्यू या फिर पॉजिटिव वैल्यू करे। एक मिनट, गलत, जीरो वैल्यू या फिर पॉजिटिव वैल्यू करेगी डाटा मेंबर जो सी प्राइवेट असेस के अंदर एंटर। और हमने इसकी बनानी है, ये यहाँ पे उसने कहा है अरे बनानी है, तो हमने उसको करना है। अब तो ये कह रहा है गेटर और सेटर मैटर। अब वो क्यों कह रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे प्राइवेट जो है प्राइवेट असेस यूज़ करना है, प्राइवेट मोड, उसके लिए गेटर और सेटर ही यूज़ होता है। और चलो शुरू करते हैं अब इसको। ये हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। आईओस्ट्रीम अब ये वैसे C++ के शुरू में आना ही है। आईओस्ट्रीम आई मतलब इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट के लिए होता है आईओस्ट्रीम। ये आगे भी यूज़ होना है, वो मैं इसलिए बता रहा हूँ आईओस्ट्रीम क्यों लिखा है। तो इनपुट आउटपुट के लिए होता है। यूजिंग नेम स्पेस इतना जैसे हेडर फाइल्स हैं। अब क्लास अलजबरा, अलजबरा किसने कहा हमें बनानी है, तो अलजबरा हमने लिख दिया क्लास। अब प्राइवेट मोड में उसने कहा था तो प्राइवेट लिख दिया हमने, इंट ए बी। ये ऊपर जो उसने हमें क्वेश्चन दिया वो हमने लिख लिया, उसको तरतीब में करके। अब पब्लिक मोड के अंदर हमने जब प्राइवेट को असेस करना है, हमने पहले पब्लिक लिख के आगे कॉलन लगाना है। ये प्राइवेट के आगे भी लगता है, पब्लिक के आगे भी लगता है, और प्रोटेक्टेड के आगे भी इसी तरह ये रेशो का सिंबल जो कॉलन भी जिसको कहते हैं वो लगेगा। अब हमने कंस्ट्रक्टर बना लिया, कंस्ट्रक्टर जिसकी ए की वैल्यू जो सी जीरो के ऊपर हमने फिक्स कर दी है, बी की वैल्यू जो सी हमने वो भी जीरो के ऊपर इनिशियलाइज कर दिया। अब जो सा गेटर मैटर, अब गेटर जो सा होता है, गेटर और सेटर क्यों यूज़ कर रहे हैं, और वो तो वैसे उसने क्वेश्चन में बताया, लेकिन ये यूज़ होता किस लिए। अब गेटर जो सा है ये प्राइवेट की जो सी इंट ए भी है, इसकी जो जब हमने सेटर के ज़रिए हम वैल्यू एंटर कराएंगे इसके अंदर, और गेटर के अंदर ना इसकी वैल्यू जो सी वो रिटर्न कराएंगे हम, और डिस्प्ले करेंगे हम इसकी वैल्यूज़ को। तो अब आगे चलते हैं। तो अब ये कह रहा है हमने ये बना लिया, कंस्ट्रक्टर बना लिया, इसके बाद गेटर मैटर यूज़ किया हमने, इंट गेट ए। गेट ए जो से यहाँ हमने वैल्यू एंटर कराई है। ये पहले ये बताता हूँ सेटर मैटर कि हमने वैल्यू एंटर कराई है। वैल्यू उसने कहा था पॉजिटिव होनी चाहिए या फिर ज़ीरो से बड़ी होनी चाहिए, ज़ीरो या फिर ज़ीरो से बड़ी होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। वैल्यू जो से ग्रेटर होगी या फिर इक्वल होगी ज़ीरो के, तो हम उसको रिटर्न करा देंगे ए में, और वो डिस्प्ले हो जाएगी। अगर ये नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स है हमारे पास, यानी कि नेगेटिव में वैल्यू है, तो फिर यानी कि एल्स कंडीशन, इसको दूसरी फॉर्म में अगर लिखें तो ये इस तरह हो सकता है, इफ़ वैल्यू इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, तो रिटर्न करा दो ए में। और इसको लिख सकते हैं एल्स, इस ये जो है इस सिंबल को एल्स भी लिख सकते हैं। एल्स वैल्यू जो है इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगी, अगर नेगेटिव में है तो वैल्यू इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगी। तो इंश्योर पॉजिटिव और ज़ीरो, ये वही लिखा हुआ है कि अगर पॉजिटिव है मतलब
0 से बड़ी है तो पॉजिटिव ही होगी, सारी बात है। अगर 0 से छोटी है तो फिर नेगेटिव होगी, तो हमने उसको 0 लिख देंगे, अगर नेगेटिव है तो 0 लिख देंगे। तो वाइड सेट बी, अब सेट बी में भी इसी तरह कि वैल्यू जो सी है 0 से बड़ी हो, ग्रेटर देन हो और इक्वल टू या फिर 0 हो, तो उसको हम रिटर्न कराएंगे बी में। अदरवाइज वो हम उसको लिख देंगे, अगर नेगेटिव है तो 0 लिख देंगे। ये हमारा गेटर और सेटर मेथड जो है उसको वो हम निकाल लिया। तो अब हम अगले के ऊपर चलते हैं। अगले के अंदर हमें वो कह रहा है overload stream extension operator for talking the input for a particular object's data from the user। हमने जो है उसको लिया और ओवरलोड वगैरह को चेक किया। ओवरलोड कब होता है? ओवरलोडिंग किस वक्त होती है? जब एक ही नेम के दो हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए हों, उस वक्त ओवरलोडिंग होती है किसी भी ऑपरेटर वगैरह की। अब जो सी है ये फ्रेंड आई स्ट्रीम क्यों लिखा है? आई स्ट्रीम मतलब इनपुट को करा के हमने वो लिखा है, इनपुट के लिए किया है। अगर ओ होता ओ स्ट्रीम मतलब आउटपुट के लिए, आउटपुट में ये जो से सिंबल जो से ये इनों का साइन भी चेंज हो जाएगा। इनपुट है इसलिए इसका साइन सिंबल इधर को है। तो आई स्ट्रीम इन मतलब जो इनपुट कराया वो इन करा दिया हमने, वैल्यूज इन करा दी हैं। और अलजबरा एंड ऑब्जेक्ट ये इसका एड्रेस जो है अलजबरा ऑब्जेक्ट का जो अंदर स्टोर हो रहा है वो आ गया। तो इंट टेम्प ए टेम्प बी, अब टेम्परेरी वैल्यू जो सी परमानेंटली टेम्परेरी हमने उसको इंट ले लिया। यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने टेम्प इसलिए लिख लिया ताकि हमें पता चल जाए कि ये टेम्परेरी वैल्यूज़ हैं। टेम्परेरी वैल्यू ए, टेम्परेरी वैल्यू बी, टेम्प ए टेम्प बी आ गया इंट की, क्योंकि अलजबरा है तो इंट आ गया। सी आउट करा रहे हैं कि एंटर द वैल्यू फॉर ए के लिए जो सा फर्स्ट वेरिएबल जो है ए जो सा है उसके लिए वैल्यू एंटर कराओ, और वो हमने स्टोर कर दी है इन टेम्प ए के अंदर स्टोर कर दी इसके अंदर। अब यहाँ से इनपुट उसने वो जो सी वैल्यू आई है वो इसने टेम्प ए में स्टोर कराई है। और सी आउट, अब वो कह रहा है जो सी वैल्यू फॉर बी एंटर कराओ, और जो हम एंटर करेंगे वो हो जाएगी स्टोर टेम्प बी में, वो टेम्प बी में स्टोर हो गई है। अब इंश्योर ओनली पॉजिटिव 0 वैल्यू आर सेट, ये जो सी ऑब्जेक्ट द सेट ए है ना, टेम्प ए जो सी वैल्यू हमने यहाँ पे एंटर की है उसको सेट ए के इक्वल करके चेक करेंगे। अब इसके अंदर क्या था ये यहाँ पे देखें, ये सेट ए इसके अंदर क्या कंडीशन थी, इक्वल हो 0 के या फिर 0 से ग्रेटर हो तो हम ए के अंदर वैल्यू रिटर्न करेंगे, अदरवाइज हम 0 पुट कर देंगे। और इसी तरह बी में भी, तो यहाँ पे भी उसने कहा सेट ए के इक्वल चेक करो, जो वैल्यू हमने एंटर कराई है टेम्प ए के अंदर यहाँ पे स्टोर हुई है, टेम्प ए वही वैल्यू समझ लो हमने 5 एंटर कराई है, तो उसने कहा ए की वैल्यू एंटर कराओ, हमने 5 कर दिया। अब 5 यहाँ पे आगे टेम्प ए वही वेरिएबल का नेम यहाँ पे लिखा है, तो अब वो जो सी सेट ए के अंदर जाकर कंडीशन चेक होगी। अगर वो वैसे 5 यहाँ पे 5 आ गया वैल्यू की जगह पे, अब 5 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन ट्रू होगी तो वैल्यू यहाँ पे रिटर्न कर देगा ए में, यहाँ पे जो सी वैल्यू आएगी वो डिस्प्ले हो जाएगी इधर से। तो अब वो इसी तरह यहाँ पे भी आ गया, तो दिस अलोज इनपुट लाइक ये वही आ गया कि अलजबरा के ऑब्जेक्ट जो सी हमने जो वैल्यू यहाँ पे एंटर कराई है वो सी इन हो गई है। तो गेट डिफरेंट ऑब्जेक्ट फंक्शन, ये तीसरा उसने जो पार्ट हमने बताया गेट डिफरेंट ऑब्जेक्ट फंक्शन, और इसके अंदर वो हमें कह रहा है कि having all those objects that are not equal to left-handed side object, the function should also store the size of newly created array into third parameter। जो सी न्यूली क्रिएटेड अरे जो सी है हमने जो बाद में अरे बना रहे हैं, जो हम वैल्यू एंटर करा रहे हैं वो थर्ड पैरामीटर के अंदर स्टोर हो, और उसका नाम हमने रखना है न्यू साइज के इक्वल, which pass by reference to the function। The function should also return null and 0 store 0 in new size if all object are equal to left handed size। अच्छा, तो अगर इक्वल आ जाता है तो हमने 0 स्टोर करा देना। तो अब इसको करते हैं, ये वही लिखा कंपेयर द कॉलिंग ऑब्जेक्ट विद ईच अदर ऑब्जेक्ट इन द अरे, एक दूसरे के साथ कंपेयर करो। फिर अगर जो सी क्रिएट अ न्यू अरे फॉर अनइक्वल ऑब्जेक्ट,
अनइक्वल ऑब्जेक्ट के लिए हमने न्यू अरे क्रिएट की है जिसका हमने न्यू साइज कह दिया। यूज अ रेफरेंस पैरामीटर टू स्टोर द साइज ऑफ न्यू अरे। रेफरेंस पैरामीटर हमने किया और स्टोर द साइज ऑफ न्यू अरे, हमने पैरामीटर जो से रेफरेंस पैरामीटर क्रिएट किया और उसके अंदर यूज़ किया और उसके अंदर न्यू साइज को हमने स्टोर किया। रिटर्न नल एंड सेट न्यू साइज इज इक्वल टू 0। न्यू साइज को हमने इनिशियलाइज कर दिया 0 के इक्वल। रिटर्न नल किया और जब नल होगा तो न्यू साइज इक्वल टू 0, यानी कि जब रिटर्न वो नल कराएगा उसके बाद हम इसके अंदर वैल्यू स्टोर करा रहे हैं। इफ ऑल ऑब्जेक्ट्स आर इक्वल, अगर ऑल ऑब्जेक्ट्स आर इक्वल, इक्वल होने के बाद ये जो सा आएगा, क्योंकि उसने कहा इक्वल है तो 0 स्टोर कराओ और फिर इसके अंदर वैल्यू स्टोर होगी। तो हैश इंक्लूड वेक्टर क्लास अलजेब्रा और फिर मेथड ऑपरेटर फ्रॉम अबव पब्लिक। क्लास अलजेब्रा वही उसने जो कहा अलजेब्रा की क्लास आ गई है, पब्लिक मोड के अंदर हम इसको एक्सेस कर रहे हैं। और बूल ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं इक्वल टू एक इक्वल जो सा ऑपरेटर का आ गया, एक इक्वल आ गया इसके इक्वल ऑपरेटर का आ गया, तो बूल ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। डबल इक्वल हमने लिखा कि अगर ये इसके ये जो सा ऑब्जेक्ट ए जो हमने वैल्यू जो स्टोर करा रहे हैं वो अगर इक्वल टू ए आ रहा है तो वो रिटर्न कर दे ए के अंदर, और इसी तरह बी का भी। तो गेट डिफरेंट ऑब्जेक्ट मेथड, डिफरेंट ऑब्जेक्ट मेथड को हमने गेट करना है और उसको हमने स्टोर कराना है। तो जो सी हम बाद में वैल्यू एंटर कर रहे हैं उसमें तीसरी कंडीशन में जो हमें है अलजेब्रा आ गई है दिस ऑपरेटर का या पॉइंटर का कह लो। गेट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स वेक्टर अरे इंट साइज इंट एंड न्यू साइज जो सा अरे और ये दूसरा पुराना साइज कांस्टेंट वेक्टर अलजेब्रा के अंदर हमने रिजल्ट जो सा स्टोर करा रहे हैं। तो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज, आई अगर लेस देन आई जो से हमने साइज से ना साइज से मतलब 5 है तो 5 से लेस देन हमने आई का ऑपरेटर 0 से शुरू करना है। 0 1 2 3 4 यहाँ तक आई प्लस प्लस, ये प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर है ये, यानी कि प्लस प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2 इस तरह आगे चलता रहेगा। तो ये कह रहा है कि अगर ये इक्वल आ जाता है तो फिर हम इसको रिटर्न करा देंगे पुश बैक जो सा पुश बैक डॉट रिटर्न डॉट पुश बैक अरे 1 आई है ना, तो आई के अंदर हम इसे पुश बैक करा देंगे। तो अब इफ़ नो इक्वल ऑब्जेक्ट्स, ये था इक्वल के लिए, और ये नो इक्वल, अगर इक्वल नहीं आते रिजल्ट फिर हमारे पास जो सा है वो एम्प्टी होगा, क्योंकि उसने हमें कंडीशन में कहा था अगर नो इक्वल आते हैं यानी कि नहीं इक्वल आते तो फिर रिजल्ट हमारे पास क्या होना चाहिए, एम्प्टी होना चाहिए। तो हमने फिर न्यू साइज अरे जो सी न्यू अरे डिक्लेयर करनी है और उसका हमने नाम देना है न्यू साइज का, तो वो हमने कर दिया यहाँ पे। अदरवाइज क्रिएट अ डायनामिक अरे, तो फिर हम डायनामिक अरे क्रिएट कर रहे हैं। अनइक्वल ऑब्जेक्ट्स हैं तो हमने 0 स्टोर करा दिया न्यू साइज का और रिटर्न नल कर दिया और हमारे पास 0 है। तो फिर हमने यानी कि कंडीशन फॉल्स हो गई है, फिर ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी। तो डायनामिक अरे उस वक्त अप्लाई होती है जब अगर ये जब इसकी ज़रूरत बस होती है, जब यानी कि ये वाला फॉल्स होगा तब जाके ये अप्लाई होगी। न्यू साइज इज इक्वल टू रिजल्ट डॉट साइज, न्यू साइज जो है जिसका 5 है तो वही हमने रिजल्ट डॉट साइज कर दिया। न्यू साइज जो है बल्कि हम यहाँ पे इसके अंदर स्टोर कराना है। साइज की हमारे पास वैल्यू 5 आई थी ऊपर से, तो यहाँ 5 जो है वो इसके अंदर हमने स्टोर करा दिया। तो अलजेब्रा पॉइंटर न्यू अरे इज इक्वल टू न्यू अलजेब्रा न्यू साइज, तो वो हमने कह दिया कि अलजेब्रा का जो है न्यू अरे का जो है इक्वल टू न्यू साइज आ गया। और यहाँ पे वो वैल्यू जो यहाँ पे जो हमने लिखी थी वही वैल्यू इसके अंदर गई थी और वही यहाँ पे आ गई है। तो इंट आई इज इक्वल टू 0 हो गया और आई इज लेस देन न्यू साइज और आई प्लस प्लस, और जहाँ तक ये न्यू साइज होगा वहाँ तक 0 से वहाँ तक ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर चलेगा और वहाँ तक वैल्यू जाएगी, और जो आएगी वो यहाँ पे न्यू अरे के अंदर जब इक्वल हो जाएगी तब यहाँ न्यू अरे में आएगी और रिजल्ट आई के अंदर स्टोर होकर रिजल्ट आ जाएगा। और रिजल्ट इज इक्वल टू न्यू अरे, रिजल्ट यानी कि न्यू अरे में जो वैल्यू यहाँ पे जो आ रही है आई की जो आ रही है वो आ जाएगी, आई की लास्ट वैल्यू जो है वो यहाँ पे आ जाएगी और इसी तरह ख़त्म होता है।
बड़ा।